एपिसोड 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। स्योंगो रियू से पूछता है कि मान लो अगर तुम्हें अपनी एंगेजमेंट कैंसिल करने के पहले के टाइम में जाने का मौका मिले तो तुम्हारा डिसीजन क्या होगा, जिस पर रियू कहती है मैं उस टाइम में नहीं जाना चाहूंगी। ये बोलते ही उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। स्योंगो उसे होल्ड कर लेता है लेकिन तभी रियू उसके फेस पे छींक देती है। इससे स्योंगो को गुस्सा आ जाता है। फिर दोनों पूल से बाहर आते हैं। स्योंगो हमेशा अपनी कार में एक्स्ट्रा कपड़े रखता था, वही वो रियू को पहनने के लिए देता है और स्योंगो के कपड़े उस पे बहुत ही बड़े हो रहे थे। ये देख स्योंगो से टीज करते हुए कहता है कि तुम कितनी छोटी हो। ये सुन रियू उसे मारने लग जाती है पर स्योंगो उसे अपने पास ही नहीं आने देता। रियू उससे टाइम कैप्सूल मांगती है तो स्योंगो उससे कहता है कि तुम पहले मुझे मारना बंद करो। फिर दोनों बैठकर टाइम कैप्सूल खोलते हैं लेकिन उसमें सिर्फ 2 ही लेटर्स थे। मोयुम का लेटर गायब था, इसलिए पहले दोनों अपने अपने लेटर्स पढ़ने लगते हैं। स्योंगो को तो अपना लेटर पढ़ के बहुत ही ज्यादा एम्बेरेस्ड और शॉक फील होता है क्योंकि उस लेटर में उसने रियू के लिए अपनी फीलिंग्स को लिख रखा था, जिसे देखने के बाद वो तुरंत लेटर को फोल्ड कर देता है। रियू अब उसका लेटर पढ़ना चाहती थी क्योंकि स्योंगो ने रियू का लेटर पढ़ लिया था, पर अब तो स्योंगो से अपना लेटर नहीं दिखा सकता था, इसलिए वो अपना लेटर लेके भाग जाता है। रियू भी उसके पीछे पड़ जाती है लेकिन स्योंगो उससे भागने में सक्सेसफुल हो जाता है और अपने रूम में आकर उस लेटर को फिर से पढ़ने लगता है। इसे पढ़कर वो तो शॉक्ड होता है क्योंकि उसे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि वो 10 साल पहले रियू को पसंद करता था। उसे उसके लिए फीलिंग्स थी। वो उस लेटर को बेड पर फेंक देता है और कहता है कि क्या मैं पागल हो गया था, तब मैं एक टीनेजर था, शायद इसीलिए मुझे वैसी फीलिंग्स आई होंगी। लेकिन और उसे इस बात के लिए बहुत ही एम्बैरेसमेंट फील होता है जिसकी वजह से वो लेटर को फोल्ड करके ड्रॉर में रख देता है। इधर रियू को उस लेटर से भी अपने ड्रीम के बारे में कुछ हिंट नहीं मिलती है क्योंकि उसने स्कूल में मैक्सिमम स्टूडेंट्स की तरह कुछ सोचा ही नहीं था कि उसे फ्यूचर में क्या करना है। अगले दिन स्योंगो की मॉम ऑफिस जाने के लिए रेडी होती है क्योंकि उनकी छुट्टी खत्म होने वाली थी और उनकी ड्यूटी किसी नए देश में शिफ्ट होने वाली थी। स्योंगो के डैड जल्द घर आते हैं पर घर में कुछ भी खाना नहीं था क्योंकि स्योंगो और उसके डैड घर पे बहुत ही कम खाना खाते थे, इसलिए स्योंगो की मॉम घर पे खाना बनाती ही नहीं थी। स्योंगो ऑफिस जाते हुए रियू से मिलता है जहाँ रियू बताती है कि वो अपने ड्रीम को बुक पढ़ के ढूंढना चाहती थी और वो उसे बहुत सारी जॉब्स के बारे में बताने लग जाती है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। रियू कुछ भी बोले जा रही थी इसलिए स्योंगो उसकी बात पे ध्यान नहीं देता है। रियू तो उसके पीछे पीछे ऑफिस आ जाती है जहाँ कॉफी पीकर स्योंगो से जाने के लिए कहता है। रियू को तो कोई काम ही नहीं था इसलिए वो बहाना बना के यहीं पे रुकने की कोशिश करती है। तभी म्योंगू आकर बताता है कि उन्हें ग्रिप कंपनी ने कांटेक्ट किया है। सियोल में वो लोग अपना ऑफिस बनाने वाले हैं और इसी के लिए स्पेशली उन्होंने हमें चूज किया है उनकी सियोल वाली ब्रांच के लिए, और हमारे साथ साथ उन्होंने एच आर्किटेक्ट फर्म को भी चूज किया है जिसका भी प्रपोजल सबसे अच्छा होगा वो लोग उन्हीं को प्रोजेक्ट देंगे। ग्रिप का नाम सुनकर रियू सैड हो जाती है। अब स्योंगहो कहता है कि एच आर्किटेक्टर फर्म जैसे टॉप क्लास के फर्म के साथ उन्होंने हमारा स्टार्टअप क्यों चूज किया। म्योंगू कहता है हमारे काम को देखकर और यूएस में मेरा एक फ्रेंड है ग्रिप के साथ काम करता है, उसने ही हमारी कंपनी की रिकमेंडेशन की है, इसीलिए हमें ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए। उन्होंने पर्सनली हमें ईमेल भेजा है जिसका हमें जल्दी से जल्दी रिप्लाई करना होगा। इसके बाद ये तीनों ईमेल पढ़ने में लग जाते। अब स्योंगो और म्योंगो दोनों को ही बहुत कम इंग्लिश आती थी इसलिए बिजनेस रिप्लाई कैसे करना है इन लोगों को नहीं पता होता है, पर रियू को तो इसके बारे में पता था। लकीली वो उस ईमेल को देखकर ही बता देती है कि ये जेनिफर ने भेजा है और वो छोटी से छोटी बात का ध्यान रखती है। ग्रिप का एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है इसीलिए उसी स्टैंडर्ड का रिप्लाई तुम लोगों को देना होगा। ये सुनकर म्योंगू कहता है कि मिस रियू आप भी तो यूएस में ही काम करती थी, आपकी कंपनी का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा। रियू बताती है मैं ग्रिप में ही काम करती थी। जो सुन म्योंगू तो बड़ा ही ज्यादा सरप्राइज्ड हो जाता है और रियू से हेल्प करने की रिक्वेस्ट करता है, पर स्योंगो नहीं चाहता था कि रियू अनकंफर्टेबल फील करे, इसलिए कहता है कि रियू को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आज ही कोई अच्छा इंग्लिश कोर्स ज्वाइन कर लूंगा उसके बाद रिप्लाई कर दूंगा। रियू कहती है मुझे भी काम है इसीलिए मैं थोड़ा बिजी हूँ, पर म्योंगू तो उसे बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करने लग जाता है और वो स्योंगो की हेल्प भी करना चाहती थी, इसीलिए वो मान जाती है और मेल का रिप्लाई कर देती है। अब दोनों साथ में बैठकर काम कर रहे होते हैं और इधर लीना इन पर चुपचाप करके नजर रख रही होती है क्योंकि उसे शक था कि कहीं इन दोनों के बीच कुछ चल तो नहीं रहा है। स्योंगो से बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो लोग बचपन के दोस्त हैं। स्योंगो रियू से पूछता है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी फिर से ग्रिप के साथ इवॉल्व होने में। रियू कहती है मन तो नहीं कर रहा था। स्योंगो कहता है फिर क्या मेरे लिए तुम ये कर रही हो। रियू कहती है हाँ, और मैं
तुम्हें प्रॉब्लम में छोड़कर तो नहीं जा सकती ना। मैंने रिप्लाई कर दिया है, तो चलो अब खाने के लिए कहीं चलते हैं। स्योंगो कहता है उसे बहुत काम है इसलिए वो नहीं जा सकता। रयू उस पर चिल्लाने लग जाती है कि काम के चक्कर में भूखे तो मत रहो। स्योंगो कहता है कि अगर तुम्हारा काम हो गया है तो तुम घर जाओ ना। रयू कहती है मैं तो नहीं जाने वाली क्योंकि मैं अपने साथ कॉमिक्स लेकर आई हूँ जिन्हें पढ़कर मैं अपने ड्रीम को फाइंड आउट करूंगी। ये बोलकर वो फिर से शुरू हो जाती है और कहती है क्या मुझे बास्केटबॉल कोच बनना चाहिए। स्योंगो कहता है कि तुम्हें बास्केटबॉल खेलना नहीं आता और फिर से शुरू मत कर देना। घर जाकर आराम से कॉल करना, मुझे डिस्टर्ब मत करो। इधर स्योंगो की मॉम मिनिस्ट्री में पहुंचती हैं जहां 22 मिनिस्टर उन्हें कहते हैं कि वो जल्दी उन्हें बता देंगे कि उनकी अगली ड्यूटी कहां पर होने वाली है। इधर मोयोम एक शॉप पे ड्रिंक लेने आई थी। उसी ड्रिंक पे सेम टाइम पे कांग भी अपना हाथ रख देता है। अब दोनों यहाँ एक दूसरे को देखकर सरप्राइज्ड होते हैं। मोयोम उसे पूछती है कि वैसे तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला। कांग कहता है कि मैंने पता लगाया, मैं इतनी जल्दी किसी हेल्प करने वाले को नहीं भूलता हूँ। और पूछता है तुम यहीं आसपास रहती हो क्या। मोयोम कहती है हाँ। तो कांग बताता है मैं भी रिसेंटली यहीं पर शिफ्ट हुआ हूँ, चलो अच्छी बात है, अब हम लोग मिलते रहेंगे। अब दोनों ने अभी भी कैन को पकड़ा हुआ था इसलिए मोयोम उससे कहती है कि अब तो कैन से हाथ हटा दो क्योंकि ये मेरी फेवरेट ड्रिंक है और ये आखिरी कैन बचा है। पर कांग को भी यही ड्रिंक पसंद थी इसलिए वो तो इसे देने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। मोयोम कहती है कि मैंने इस पे पहले हाथ रखा था इसलिए मेरा हुआ ना। वैसे भी ये इतनी एनर्जेटिक ड्रिंक है कि ये पूरे दिन की थकान मिटा देती है। मैं इसे पिछले 20 सालों से पी रही हूँ और मुझे ये बहुत ही ज्यादा पसंद है इसलिए इसे मेरे लिए छोड़ दो। इस पे कांग कहता है कि मैं तो इसे 21 साल से पी रहा हूँ। तभी यहाँ पे स्योंगो और रियो आ जाते हैं। वो इन दोनों को देखकर थोड़ा सरप्राइज हो जाते हैं। कांग स्योंगो को हाई करने के लिए अपना हाथ हटाता है इसीलिए मोयोम को वो ड्रिंक मिल जाती है। फिर वो उन्हें यहाँ शिफ्ट होने के बारे में बताता है। इससे हमें यहाँ पता चलता है कि कांग असल में एक न्यूज रिपोर्टर है। असल में रिसेंटली कांग स्योंगो से उसकी स्टोरी कवर करने के लिए मिला था। वो कहती है कि ये काफी सरप्राइजिंग है कि तुम स्योंगो और मोयोम दोनों को ही जानते हो। मोयोम कांग को थैंक्स कहती है ड्रिंक उसे देने के लिए। कांग कहता है मैंने तुम्हें ये दिया नहीं है, वो तो मैंने स्योंगो को हाय कहा तब तुमने मुझसे छीन लिया। रियो कहती है तुम दोनों का टेस्ट कितना सिमिलर है। कांग कहता है कि हाँ, जबकि हम पहली बार मिले हैं। रियो मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है जो मुझे याद नहीं आ रहा है। रियो कहती है मैं पिछले 10 साल से कोरिया में नहीं थी और शायद मैं इतनी ब्यूटीफुल हूँ इसीलिए ऐसा है। ये सुन स्योंगो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम और ब्यूटीफुल। ये सुनते ही उनका झगड़ा शुरू होने ही वाला होता है कि कांग उसे सॉरी कहता है कि शायद मुझे ही कोई गलतफहमी हुई होगी, वैसे तुम तीनों बचपन के फ्रेंड्स हो। स्योंगो कहता है हाँ कह सकते हो, असल में हम तीनों की मॉम स्कूल फ्रेंड्स हैं इसीलिए हम तीनों भी बचपन से ही फ्रेंड्स हैं। स्योंगो उससे पूछता है कि वैसे तुम इससे पहले कहाँ रहते थे। अब इस सवाल को कांग अवॉइड कर देता है और उसे कोई काम याद आ गया ये कहकर वो अचानक वहाँ से चला जाता है, जिससे मोयोम को उस पे डाउट होने लगता है। वो उसके बारे में बात करते हुए आ रहे थे। स्योंगो ने कहता है कि वो उसकी पर्सनल चॉइस है, शायद वो हमें नहीं बताना चाहता हो, पर मोयोम कहती है कि ये काफी सस्पिशियस लग रहा है। तभी रियो मोयोम को टाइम कैप्सूल में उसके लेटर के बारे में पूछती है। मोयोम बताती है कि मैंने कुछ दिन पहले ही उसे निकाल लिया था। तो रियो उससे पूछती है क्या तुमने हम दोनों के लेटर्स पढ़े थे। मोयोम कहती है हाँ। तो रियो पूछती है कि स्योंगो चीटर के लेटर में क्या लिखा था। इसने मेरा लेटर तो पढ़ लिया है पर इसने अपना लेटर मुझे नहीं दिया। अब मोयोम ने पढ़ लिया था इसीलिए उसे पता चल चुका था कि रियो स्योंगो के दिल में रियो के लिए फीलिंग्स है, इसीलिए स्योंगो काफी घबरा रहा था, जिसे देखकर मोयोम बहाना कर देती है कि मुझे याद नहीं है उस लेटर में क्या लिखा था। स्योंगो कॉल का बहाना करके निकलने की कोशिश करता है क्योंकि मोयोम ने उस लेटर के बारे में नहीं बताया था, इसीलिए वो उनके साथ ही आ जाता है। नेक्स्ट डे स्योंगो की ग्रिप रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ वीडियो कॉल के थ्रू प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन होता है और ग्रिप कंपनी से कुछ लोग पर्सनली इनके साथ मीटिंग करने के लिए कोरिया आएंगे, इसीलिए ये लोग मीटिंग डेट फिक्स करते हैं। ये सुन सभी लोग बड़ा खुश होते हैं। ये दोनों तैयारियों में बिजी हो जाते हैं, लेकिन इनका वीडियो कॉल अभी तक डिस्कनेक्ट नहीं हुआ था। इससे रियो को उनकी बातें सुनाई दे जाती हैं। इसमें वो लोग कह रहे थे कि ये बस एक फॉर्मेलिटी मीटिंग है क्योंकि ये कंपनी एक स्टार्टअप है, इसीलिए ये लोग एक आर्किटेक्टर फर्म के सामने कुछ भी नहीं है। रिकमेंडेशन की वजह से हमें इनसे मिलना तो पड़ेगा ही, वैसे भी जाकर इन्हें मना ही तो करना है। ये सुनकर रियो को बहुत ही बुरा लगता है। रियो को उन लोगों पर
गुस्सा आता है। इधर हम देखते हैं कि कांग तो असल में मोयोम के घर के पास वाले घर में ही शिफ्ट हुआ था। मोयोम की मॉम जब एक भारी बॉक्स उठाकर अपने ऑफिस की ओर जा रही थी तभी कांग भी घर से बाहर जा रहा था। उन्हें देख वो उनकी हेल्प करने आता है और वो ये भारी बॉक्सेस उठाकर उनके ऑफिस तक छोड़ आता है क्योंकि मोयोम की मॉम से उसकी मुलाकात शिफ्ट करते टाइम हो गई थी। इधर मोयोम को कंफर्म हो जाता है कि कांग सच में एक न्यूज रिपोर्टर है। तो मोयोम सुबह सुबह पार्क की ओर से घूमकर आ रही थी तभी वो एक छोटी बच्ची को कुछ ढूंढते हुए देखती है। वो उसकी हेल्प करने आती है और पूछने पर वो बच्ची बताती है कि वो क्रॉप सर्कल ढूंढ रही है जो कि असल में मूवीज में एलियन ट्रेसेस दिखाने के लिए यूज होता है। वो बच्ची बताती है कि कल रात मैंने आसमान में कोई चमकती हुई चीज देखी थी, जरूर वो एक यूएफओ होगा। मैंने देखा था वो चमकती हुई चीज यहीं कहीं गिरी थी। इसे सुन मोयोम को तो बड़ा सरप्राइज होता है और वो उससे पूछती है क्या तुम एलियंस में बिलीव करती हो? मैं भी करती हूँ। ये जानकर वो बहुत एक्साइटेड हो रही थी कि वो छोटी बच्ची उसे प्रूफ भी देने लग जाती है कि एलियंस के होने का। जो सुन मोयोम कहती है कि तुम सच में जीनियस हो, इसीलिए मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगी। और बच्ची कहती है कि मैं किसी स्ट्रेंजर से बात नहीं करती, इसीलिए आप चली जाओ। ये बोलकर वो अकेले ढूंढने लग जाती है। मोयोम तो उस छोटी बच्ची की बात से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। इधर कांग मोयोम के मॉम के ऑफिस में बॉक्स रख देता है तभी वहाँ रियू की मॉम भी आ जाती है। वो उनसे भी अपना इंट्रो कराता है। पता चलता है कि रियू की मॉम को कांग बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा है, इसीलिए वो मोयोम की मॉम से कहती है कि ये कांग एक रिपोर्टर है, स्ट्रॉन्ग है, स्मार्ट है, गुड लुकिंग है, रियू के साथ इसकी जोड़ी अच्छी रहेगी ना। मोयोम की मॉम कहती है बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं है। इसका रीजन वो बताने ही जा रही होती है पर एक कॉल आ जाता है, इसीलिए उनके ऐसा कहने का रीजन पता नहीं चल पाता है। पर रियू की मॉम को कांग रियू के लिए बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाता है। इधर मोयोम सॉसेज खाते हुए आ रही थी तभी वो फिर से उसी बच्ची को देखती है जो अभी भी क्रॉप सर्कल ढूंढ रही थी और बच्ची को भूख लग गई थी, इसलिए मोयोम उसे सॉसेज ऑफर करती है। लेकिन बच्ची मना करते हुए कहती है कि मेरे डैड ने किसी भी स्ट्रेंजर्स के पास से कुछ भी खाने को मना किया है। तो फिर मोयोम उसे चॉकलेट देती है तो बच्ची कहती है कि चॉकलेट दिखाकर आप मुझे किडनैप करना चाहती हो, पर मेरे डैड ने मुझे बताया है चॉकलेट खिलाकर स्ट्रेंजर बच्ची को किडनैप कर लेते हैं, इसीलिए मैं तुम्हारी ट्रिक में नहीं फंसने वाली हूँ। इसीलिए चली जाओ वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। ये बोलकर वो पुलिस हेल्पलाइन नंबर डायल करने ही जा रही थी तभी मोयोम उसे रोकते हुए कहती है कि डोंट वरी, मैं भी पुलिस के साथ ही हूँ और वैसा ही काम करती हूँ और हमारा इमरजेंसी नंबर है 119। वो एम्बुलेंस जैसी गाड़ी देखी है ना तुमने? ये बोलकर मोयोम सायरन की आवाज निकालने लग जाती है। इस पे बच्ची कहती है कि आप एक पैरामेडिक हो। बच्ची कितनी अवेयर थी ये देखकर मोयोम काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। इधर रियू स्योंगो से खाना खाने के लिए चलने के लिए कहती है लेकिन स्योंगो तो मीटिंग के लिए प्रेजेंटेशन बनाने में बिजी था, इसीलिए उसे जाने के लिए कहता है। जिस पर रियू गुस्से में कहती है कोई जरूरत नहीं है इतना काम करने की उन फ्रॉड के साथ। स्योंगो कहता है क्या बकवास कर रही हो? तो उसे बताती है कि उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि वो लोग तुम्हारी कंपनी को प्रोजेक्ट नहीं देंगे। उन्होंने ऑलरेडी एच आर्किटेक्टर फॉर्म को सिलेक्ट कर लिया है और तुमसे बस फॉर्मेलिटी के लिए मिलने आ रहे हैं। शायद वो लोग तुम्हारे आइडियाज को भी चुरा सकते हैं। कॉल डिस्कनेक्ट नहीं हुआ था इसीलिए मैंने उनकी सारी बातें सुन ली थी, इसीलिए इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये सुनने के बाद स्योंगो कहता है कि इसके बारे में म्यूंगो को बताने से मना करता है और बोलता है कि ऐसा प्रिटेंड करो जैसे तुमने कुछ सुना ही नहीं है। भले ही तुमने उनकी बातें सुन ली हो पर ऑफिशियली हमें कुछ भी कंफर्म नहीं है, इसीलिए मुझे ऑफिशियली हमारा काम तो करना ही होगा। हम सबको पता है तुम कितने केपेबल हो। रियू से समझाती है कि तुम बेकार मेहनत कर रहे हो और वो ग्रिप वाली तुम्हारी प्रेजेंटेशन अच्छे से देखेंगे भी नहीं तो क्या फायदा इस सब का। स्योंगो उससे कहता है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें हो पर मैं आधे अधूरे मन से काम नहीं करता, मैं हमेशा अपना बेस्ट देता आया हूँ और आज भी दूंगा। रियू उस पे चिल्लाकर कहती है कि बेकार की जिद क्यों कर रहे हो, मैं जानती हूँ उन लोगों को, वो लोग कितने बुरे हैं, उन्हें किसी की मेहनत नहीं दिखती, बेकार में मेहनत करना बंद करो। स्योंगो कहता है कि तुम शायद मुझे नहीं जानती, मैं ऐसा ही हूँ। तो रियू भी गुस्से में कहती है कि तो फिर मैं भी इन सब से बाहर हूँ और उसे बताकर चली जाती है और कहती है कि मिस्टर म्योंगो भी ये जानना डिजर्व करते हैं। इधर लीना एक जिम में आती है जहाँ रियू का भाई जिम ट्रेनर था। लीना को देखकर वो उसे पहले डिस्कस करने लग जाता है, उसे इस जिम के बुरे कंडीशन के बारे में बताकर बॉस की चुगली भी करने लग जाता है। लीना उसकी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देती है तभी उसका बॉस उसे साइड हटाता है और लीना को साइन अप कराने के लिए ऑफिस में ले जाता है। इधर मोयोम रियू को उस बच्ची के बारे में बताती है और वो उसका नाम या पता पूछना भूल
गई थी, इसलिए वो थोड़ा अपसेट थी क्योंकि वो उसे दोबारा मिलना चाहती थी। तो दोनों यहाँ डिनर करके वॉक पे चलने की बात करते हैं। मोयुम स्योंगो को भी बुलाने के लिए कहती है, लेकिन रियू तो उसे मना करते हुए कहती है कि अगर वो आया तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली। मोयुम समझ जाती है कि दोनों में फिर से फाइट हो गई है। इधर ऑफिस में म्योंगू पूरे जोश के साथ काम कर रहा था उनकी प्रेजेंटेशन को और इम्प्रूव करने के लिए, और बहुत ही अच्छे आइडियाज भी देता है जो सच में बहुत ही यूनिक आइडियाज थे। उसे तो यकीन था कि ग्रिप इनकी ही कंपनी को चूज करेगी। अब यहाँ स्योंगो को उसके लिए थोड़ा सैड फील हो रहा था क्योंकि अगर जैसा रियू ने कहा वैसा ही हुआ तो म्योंगो को बहुत ही हर्ट फील होगा एंड उसकी मेहनत भी बर्बाद होगी। लेकिन स्योंगो अभी उसे ये डिस्कस नहीं करना चाहता था, इसलिए उसे नहीं बताता है और अपना काम कंटिन्यू करता है। मोयुम अगले दिन एक कन्वीनियंट स्टोर में जाती है जहाँ वो एक टॉफी लेने जाती है, लेकिन फिर कांग और मोयुम एक ही साथ उस टॉफी को निकालते हैं। तो दोनों इस बार एक दूसरे को चिढ़ाते हुए कहते हैं। मोयुम कहती है कि रिपोर्टर तुम फिर से। कांग कहता है हमारा टेस्ट इतना कैसे मिलता है। मोयुम कहती है इस बार पक्का मैंने पहले हाथ रखा था, इसीलिए ये टॉफी मुझे दे दो क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा रेयर है एंड सिर्फ मैं ही इसे खाती हूँ। ये स्टोर वाले इस फ्लेवर की टॉफी सिर्फ मेरे लिए ही लेकर आते हैं, जिस पे कांग कहता है कि आज से इनकी डिमांड भी बढ़ जाएगी, पर तभी एक पार्ट टाइम उस फ्लेवर की टॉफी का बॉक्स लेकर आती है। इसे दोनों ही खरीद के बाहर चले आते हैं। बाहर आकर कांग उसे अपनी कार में लिफ्ट देने की बात करता है, लेकिन मोयुम मना कर देती है और नोटिस करती है कि ये कार तो उसी टी शर्ट वाले लड़के की है जिसने ट्रैफिक क्लियर करवाने में उसकी हेल्प की थी, जिससे वो काफी इम्प्रेस हुई थी। लेकिन अब वो उसे चिढ़ जाती है क्योंकि बार बार कांग इसकी फेवरेट चीजें छीनने आ जाता है। कांग घर आके अपने सामान की सेटिंग करने लगता है। उसमें उसे एक कैमरा मिलता है, तो कैमरे की मेमोरी कार्ड में उसे 2007 एंड 2008 में हुए ओलंपिक्स की एक वीडियो फुटेज मिलती है जिसमें नेशनल स्विमिंग कंपटीशन की भी फुटेज होती है जो स्योंगो ने जीता था। तो उस मैच के दौरान कांग ने स्योंगो के काफी सारे फोटोज खींचे थे। उन्हीं फोटोज में से एक में स्योंगो और रियू भी साथ में होते हैं। तभी कांग ने रियू को स्योंगो के साथ पहली बार देखा था, इसीलिए उसे रियू जानी पहचानी लग रही थी। इधर स्योंगो मीटिंग के लिए रेडी हो रहा था। जाते हुए वो रियू के दिए हुए पौधे में भी पानी डाल देता है। तभी कांग उसे रियू के साथ वाली फोटोज भेजता है और उसे इस कोइंसिडेंस के बारे में बताता है। इधर म्योंगो स्योंगो से रियू के बारे में पूछता है। स्योंगो कहता है कि वो नहीं आ रही, लेकिन ऑफिस के बाहर आते ही वो लोग रियू को सामने देखते हैं तो रियू उनके साथ मीटिंग वाली जगह पहुंच जाती है। स्योंगो उससे पूछता है कि तुम तो नहीं आने वाली थी। रियू कहती है क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी कि कहीं उनकी इंग्लिश तुम्हारे सर के ऊपर से ना निकल जाए, और उन्होंने तुम्हें इंग्लिश में गाली दी तब भी तुम कुछ नहीं समझ पाओगे, इसलिए मैं आ गई। कम से कम उन्हें उनकी लैंग्वेज में गाली तो दे सकूंगी। स्योंगो कहता है हाँ, गाली देने में तुम तो एक्सपर्ट हो। ऐसे नोकझोंक करते हुए फिर से दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। तभी यहाँ ग्रिप वाले आ जाते हैं। इसमें से एक क्रिस नाम का बंदा होता है जो कि ग्रिप का चीफ प्रोडक्शन डिजाइनर था। ये रियू के साथ भी काम कर चुका था, पर वो उन्हें देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही थी। क्रिस तो रियू की कुछ ज्यादा ही तारीफ करने लग जाता है। इवन मीटिंग में भी वो गुमसुम रहती है। वो आगे कहने लगता है कि रियू हमारी बेस्ट एम्प्लॉय थी, वो अकेले कई लोगों का काम कर देती थी, पर पता नहीं अचानक एक दिन क्या हुआ, वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर कोरिया चली आई। इसलिए हम सब थोड़ा सैड फील कर रहे थे, पर इसे फिर से देखकर हम काफी सरप्राइज्ड हैं। क्रिस और जेनिफर के साथ और दो एम्प्लॉय आए थे। क्रिस और ये दोनों एम्प्लॉय और रियू चारों असल में एक ही टीम में काम किया करते थे, जहाँ ये तीनों रियू से अपना सारा काम करवाते थे, फेक फ्रेंड्स बनकर, उसकी तारीफ करके और उसके इनोसेंस का फायदा उठाकर ये तीनों हमेशा उससे अपना काम निकलवा लेते थे। लेकिन एक दिन रियू ने इन तीनों की बातें सुन ली थी, जहाँ ये तीनों रियू का ही मजाक उड़ा रहे थे क्योंकि वो आसानी से इनकी बातों में आ जाती थी और ये लोग अपना सारा काम उससे करवाकर खुद पार्टी करने जाया करते थे। रियू को ये सब बार बार याद आ रहा था, इसीलिए वो अच्छा नहीं फील करती है, इसलिए वो वॉशरूम का बहाना करके बाहर आती है। इधर प्रेजेंटेशन भी खत्म हो जाती है। जेनिफर क्रिस से बात करने के लिए बाहर आती है, जहां जेनिफर को तो इनका प्रपोजल बहुत ही अच्छा लगता है, इवन एच आर्किटेक्टर फर्म से भी ज्यादा अच्छा होता है। क्रिस कहता है कि ये लोग अभी नए हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए जैसा हमने डिसाइड किया था एच आर्किटेक्ट फर्म को ये प्रोजेक्ट देने का, हम वैसा ही करेंगे। जेनिफर मीटिंग रूम के अंदर आ जाती है। अब रियू ने इन दोनों की बातें भी सुन ली थी। तब क्रिस फिर से रियू को परेशान करने लगता है और यहाँ क्रिस
की बातों से हमें पता चलता है कि 3 साल पहले रियू के साथ कुछ तो हुआ था, जिस बारे में सुनते ही रियू को तो गुस्सा आ जाता है। क्रिस उसे मैनिपुलेट करने का ट्राई करने लगता है और कहता है तुम तो मेरी एक स्मार्ट जीनी थी, जैसे एक एआई होता है ना, बिल्कुल वैसे ही तुम हमें छोड़कर चली आई, इसलिए मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था, इतनी आसानी से हमारी बातों में आ जाती थी, याद है ना तुम्हें। ये कहकर वो उसके सर पे हाथ फेरने लगता है। ये देख स्योंगो गुस्से में उसका कॉलर पकड़ के उसे पीटने जाता है, तो क्रिस उसे ही धमकी देने लग जाता है कि तू शायद जानता नहीं है तूने किसका कॉलर पकड़ा है, मैं चाहूँ तो तेरी कंपनी को बर्बाद कर सकता हूँ। जो सुन रियू उन्हें छुड़वाने आती है, पर क्रिस तो उन्हें गाली दे रहा था, जिससे स्योंगो को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। बट उसे पीछे करके रियू क्रिस से माफी मांगती है और उससे कहती है कि सब मेरी वजह से हुआ, इसलिए मैं इसकी कंपनी का काम छोड़ रही हूँ, जो भी कहना है मुझे कहो, इनकी कंपनी को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है। पर क्रिस तो क्रिस है ना, वो अपनी बदतमीजी से बाज कहाँ आने वाला था, वो उसे ही इंसल्ट करने में लग जाता है। इवन रियू को सॉरी के लिए उसे प्लीज करके रिक्वेस्ट करने के लिए कहता है। अब रियू को तो और गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वो उसे एक खींच के लात मारती है और कहती है प्लीज तो तुझे मेरी सैंडल भी नहीं करेगी। ये बोलकर उसके घुटने में खींचकर दोबारा मारती है और कहती है पहला थप्पड़ मेरे दोस्त को इंसल्ट करने के लिए, दूसरी लात एक फॉर्मर कलीग की ओर से तुझ जैसे कैरेक्टरलेस और बेशर्म आदमी को। क्रिस डर के मारे चुप हो जाता है, पर कुछ कहने जाए इससे पहले रियू कहती है याद रखना, अगर तूने इनकी कंपनी के साथ कुछ भी किया ना, तूने ग्रिफ कंपनी में जो भी घोटाले किए उनके प्रूफ ढूंढने में मुझे बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी, तेरे खिलाफ सारे प्रूफ में जब चाहे ग्रिफ बेच सकती हूँ, इसीलिए याद रखना। ये बोलकर वो चली जाती है। स्योंगो उससे बात करने जाता है, पर रियू कहती है कि वो अभी थोड़ी देर अकेले रहना चाहती है, लेकिन स्योंगो उससे दूर से फॉलो करता है। अब हील्स की वजह से रियू के पैरों में दर्द हो रहा था, इसीलिए स्योंगो उसके लिए स्लीपर्स ले आता है। रियू उसे क्रिस और उसकी बाकी टीम मेंबर्स के बारे में बताती है, कहती है कि शायद मेरी ही गलती थी, इसीलिए मैं कंपनी छोड़ छाड़ कर चली आई। स्योंगो कहता है तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, उन्होंने जो तुम्हारे साथ किया वो हैरेसमेंट था, तुम तो बस दोस्त समझकर काम कर रही थी, इसीलिए अपने आप को ब्लेम करना बंद करो। रियू को अभी भी ठीक नहीं लग रहा था, इसीलिए स्योंगो उसे अपने साथ कर्स वैली ले जाता है, जहां वो लोग मानते हैं कि अगर लॉक्स में पूरे दिल से कुछ भी लिखकर यहाँ लगाया जाए तो वो सच हो जाते। इसलिए स्योंगो एक लॉक उठाकर क्रिस के बारे में उल्टा सीधा लिखने लग जाता है। क्रिस एंड उसके ग्रुप के साथ साथ क्या बुरा होना चाहिए, ये देखकर रियू भी उसे ज्वाइन कर लेती है। इससे रियू को अब अच्छा फील होता है। रियू कहती है कि और दोनों मिलकर उस सब के बारे में बहुत बहुत बुरा लिखते हैं, इन्होंने के पॉप ड्रामा बहुत देखा होगा, अब इन्हें के सुपरस्टिशन के बारे में पता चलेगा। ये बोलकर दोनों ही काफी खुश होते हैं। रियू स्योंगो से कहती है कि आज तुमने तो इम्प्रेस कर दिया। स्योंगो कहता है कि ये मत बोलना कि तुम मुझे पसंद करने लगी हो, वरना तुझे भी कर्स कर दूंगा। रियू उसे बकवास बंद करने के लिए कहती है और बताती है कि उससे मैं काफी ज्यादा इम्प्रेस हुई, इसीलिए अब मैंने भी ठान लिया है, तुमने जिस तरीके से अपना प्रेजेंटेशन रखा, सब कुछ जानकर भी कि मैं भी अपने ड्रीम को ढूंढ कर ही रहूंगी। तभी इन्हें म्योंगो का कॉल आता है, जो इन्हें खुशखबरी देता है कि हमें ग्रिप का प्रोजेक्ट मिल गया है, पर इस ब्रांच ऑफिस का नहीं बल्कि ग्रिप के एक फ्लैगशिप स्टोर का, जो इससे भी बड़ा प्रोजेक्ट है। स्योंगो को समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ, तो म्योंगो बताता है कि जेनिफर को हमारा प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा लगा और रियू को एक और खुशखबरी देता है कि उस क्रिस को कंपनी ने निकाल दिया है। अब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब क्रिस को मार पड़ी थी, तब वो मीटिंग रूम में आकर म्योंगो पे चिल्ला रहा था, उसको इंसल्ट कर रहा था और उसे धमकी दे रहा था, पर म्योंगो ने ये सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था, जिससे यहाँ एक और बड़ा रिविलेशन होता है कि म्योंगो इंस्टाग्राम प्रेसिडेंट का फ्रेंड था। दोनों के कॉमन इंटरेस्ट होने की वजह से उन्होंने एक दूसरे को फॉलो किया था, जिससे उसकी काफी बातें भी हुई थी और वो लोग अच्छे दोस्त बन गए थे। उसे कल ही पता चला था कि जिससे वो चैट कर रहा था वो तो ग्रिप का वाइस प्रेसिडेंट है और म्योंगो ने ये सारी रिकॉर्डिंग उसे भेज दी थी, जिस वजह से क्रिस को निकाल दिया गया था और अब वो इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। स्योंगो ये दोनों गुड न्यूज रियू को बताता है, इससे रियू तो सरप्राइज एंड बहुत ज्यादा खुश होती है। वो खुशी के मारे स्योंगो को गले लगा लेती है, जिससे एक फ्लैशबैक शुरू होता है 2007 स्विमिंग नेशनल का, जिस दिन रियू अकेले स्योंगो को चेयर करने आई थी, जबकि उस दिन उसका एक एग्जाम था, वो उसे छोड़कर आई थी।
स्योंगो रयू से इस बारे में पूछता है कि वो अपना एग्जाम छोड़कर आज उसे चेयर करने क्यों आई। तो रयू कहती है कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हारा मैच जरूरी था। स्योंगो उसे एज अ थैंक यू गिफ्ट तो स्योंगो उसे अपना मेडल ही पहना देता है। और इसी टाइम पे कांग ने इनकी फोटो खींची थी, तो दोनों बहुत ही ज्यादा हैप्पी होकर घर की ओर आने लगते हैं। फिर हमें स्योंगो का एक वॉइस ओवर सुनाया जाता है जो उस टाइम का था जब उन्होंने टाइम कैप्सूल के लिए लेटर लिखा था। स्योंगो सोच रहा होता है कि फाइनल मैच में मेरे मॉम डैड तक मुझे चेयर करने नहीं आए, पर रयू अपना एग्जाम छोड़कर मुझे चेयर करने आई। अब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं रयू को कितना पसंद करता हूँ। बचपन से लेकर अब तक कोई भी ऐसा मोमेंट नहीं था जब मैंने उसे पसंद नहीं किया हो, पर मेरी कभी हिम्मत नहीं उसे अपनी फीलिंग्स बताने की, इस डर से कहीं हमारी दोस्ती खराब ना हो जाए। इसीलिए अभी नहीं, जब हम दोनों अपनी 20s में होंगे तब मैं उसे अपनी फीलिंग्स बता दूंगा। बट रयू तो यूएस चली गई थी अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए। तो स्योंगो एक बार रयू से मिलने यूएस आया था। उस दिन रयू उससे दिन से लेकर रात तक बहुत सारी बातें करती है। रयू से बताती है कि यहाँ वो कितनी अकेली है, उसका कोई यहाँ फ्रेंड नहीं है। स्योंगो उसे उसके मॉम की भेजी हुई सारी चीजें देता है। आखिर में वो उसे उसके सारे फेवरेट्स कॉमिक्स भी देता है, जिन्हें देखकर रयू बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और इमोशनल होकर कहती है कि तुम सबसे बेस्ट हो यार। ये बोलकर उसे हक कर लेती है और थोड़ा इमोशनल भी हो जाती है क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। रयू के इतना क्लोज आने से स्योंगो की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, वो उसके कंधे पे सो जाती है। इसके साथ ही प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे फिर से एक बार स्योंगो की हार्ट बीट फास्ट होने लगी थी। इस सीन के साथ एपिसोड 4 खत्म होता है।